हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। मिशन परीक्षा वाणी के तहत आज हम चैप्टर नंबर 12 का आखिरी भाग देखेंगे, जिसमें हम सीखेंगे उत्तराखंड की जनजातियां भाग 3 के तहत अंतिम दो जनजातियां थारू और बोक्सा। इससे पहले हम जौनसारी, भोटिया और राजी जनजाति कंप्लीट कर चुके हैं और सामान्य जानकारी भी कंप्लीट कर चुके हैं जातियों और अनुसूचित जनजातियों से रिलेटेड। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है, आपने वो भी देखना है। उससे पहले हम चैप्टर नंबर 11 भी ख़त्म कर चुके हैं, जिसके लिंक मैं आपको दे दूंगा यूट्यूब में ही। तो आपने वो वीडियो भी देखना है, ये वीडियो भी देखना है। आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला है। तो लगातार हमारे साथ बने रहें। हमारे चैनल का नाम है उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। और आपको इन लेक्चरों को, जितने भी हमारे लेक्चर हो रहे हैं, इनकी PDF आपको हमारे टेलीग्राम से मिल जाएगी। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम भी उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन है। तो स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले देखेंगे हम थारू जनजाति के बारे में। थारू जनजाति के बारे में देखेंगे सबसे पहले। तो सबसे पहला और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट यह कुमाऊं की सबसे बड़ी जनजाति है। कुमाऊं की तो है ही, राज्य की भी सबसे बड़ी जनजाति है। अब अगर सवाल पूछा जाए कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति बताए जनसंख्या के हिसाब से, तो वो है हमारी जौनसारी। ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। इनका निवास स्थान अगर देखें हम, तो ज़्यादातर इनका निवास है सितारगंज, खटीमा, किच्छा। मतलब ये मान के चलिए 90% से भी अधिक इनकी जनसंख्या उधमसिंह नगर वाले क्षेत्र में ही निवास करती है। और इसके अलावा देखें जैसे यूपी, बिहार, नेपाल वाले क्षेत्र में भी ये लोग पाए जाते हैं। अब आगे अगर देखें, अब ये किस वंश, ये खुद को किस वंश का मानते हैं, तो ये किरात वंश का या महाराणा प्रताप के वंशज मानते हैं स्वयं को। तो ध्यान रखना है। अगला है, आपके लिए एक सवाल है, हल्दी घाटी का युद्ध कब और किस किस के बीच में हुआ था। कमेंट बॉक्स में आपने बताना है वीडियो समाप्त होने के बाद। लाइव चैट में तो आप इस लेक्चर के बारे में बात कर ही सकते हैं। और ये लेक्चर हमारा सुबह 10 बजे आता है, डेली 10 बजे। तो ध्यान रखना है। तो अगर सामाजिक व्यवस्था के तहत देखें तो गोत्र को इस जनजाति में कुरी कहा जाता है। कुरी, ये शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका क्या अर्थ है पूछ सकते हैं, या इस शब्द का किस जनजाति से संबंध है। तो इसका संबंध है थारू जनजाति से। और अगर इसी में अगर देखें, सबसे बड़ा अगर गोत्र इनमें पूछा जाएगा थारू जनजाति में, तो वो गोत्र है बड़वायक। इसके अलावा इनके अन्य गोत्र या उपजातियां हैं, जैसे राणा, कठरिया, जेगिमा आदि। राणा, कठरिया, जेगिमा आदि। अब आगे बढ़े। इनमें जो विवाह व्यवस्थाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसमें हर प्रथा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो आपने बहुत ध्यान से सुनना है जो जो चीज़ें मैं बताऊंगा। विवाह व्यवस्था अगर देखें तो इनमें सबसे पहली व्यवस्था प्रचलित थी पहले प्राचीन समय में, बदला विवाह प्रथा। माना ए परिवार के लड़के की शादी बी परिवार के लड़की के साथ हो रही है, तो यहाँ का जो लड़का होगा उसका विवाह इस ए परिवार की लड़की के साथ होगा। मतलब आदान प्रदान होता था, एक परिवार का विवाह दूसरे परिवार में होता था। तो अब इसी का बदला हुआ रूप वर्तमान में क्या आ गया, 3 तिकड़ी प्रथा। तो वही चीज़ है, जैसे माना ए परिवार का विवाह, माना यहाँ बॉय है और बी परिवार में गर्ल है, तो इस परिवार का जो लड़का होगा, अगर माना यहाँ कोई उसको लड़की नहीं मिलती है, तो इस परिवार के रिश्तेदारों में किसी लड़की से वो शादी कर लेंगे। तो पहले क्या करते थे, आपस में अपने ही परिवारों में शादी करते थे। अब अगर दूसरे परिवार में माना कोई लड़की नहीं है, तो उनके रिश्तेदारों में देखा जाएगा। तो यही प्रथा क्या है, 3 तिकड़ी प्रथा है। ये बदला विवाह प्रथा का बदला हुआ रूप है। तो ध्यान रखेंगे वर्तमान समय में। अब आगे अगर देखें, मजपतिया। मजपतिया कौन है, विवाह का मध्यस्थ व्यक्ति को ही क्या कहा जाता है, मजपतिया। अब आगे देखें, अब 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रथाएं आने वाली हैं, पहले उनको देखेंगे फिर आगे और देखेंगे। अगली जो इसमें महत्वपूर्ण प्रथा है वो है पक्की पौड़ी प्रथा। पक्की पौड़ी प्रथा, अगर दो परिवारों के बीच विवाह की बात पक्की हो जाती है कि भैया विवाह करना है, तो उस प्रथा को कहते हैं उस प्रथा को कहते हैं पक्की पौड़ी प्रथा। अब अपना पराया प्रथा में क्या होगा, अब विवाह की बात फिक्स हो गई कि विवाह करना ही है, तो यहाँ पर क्या होगा, सगाई होगी। तो सगाई प्रथा को क्या कहा जाता है, अपना पराया प्रथा है। तो ये सगाई प्रथा है, ये सगाई प्रथा है, अपना पराया प्रथा। अब यहाँ पर बात कट्टी में क्या होगा, शादी की डेट फिक्स की जाएगी। शादी की डेट फिक्स की जाएगी इसमें बात कट्टी में। यहाँ पर पक्की पौड़ी में बात पक्की की जाएगी, अपना पराया में सगाई किया जाएगा, और बात कट्टी में
शादी की डेट फिक्स की जाए कि भैया इस दिन हम शादी करेंगे। अब अगर देखें अगली जो महत्वपूर्ण प्रथा है इसमें चाला प्रथा है। माना किसी लड़की का विवाह होता है तो विवाह के अगले दिन ही वो अपने परिवार में वापस आ जाती है। तो कुछ टाइम अपने परिवार में अपने मायके में गुजारने के तुरंत बाद जब वो अपने ससुराल वापस आती है तो उसी प्रथा को कहते हैं चाला प्रथा। उसी प्रथा को क्या कहते हैं, मतलब स्थायी रूप से जब लड़की लड़के के घर में रहने लग जाएगी तो उसी प्रथा को कहा जाता है चाला प्रथा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारी प्रथाएं ध्यान रखनी है। सबसे पहली प्रथा थी पक्की पौड़ी प्रथा, फिर अपना पराया प्रथा, फिर बात कट्टी, फिर चाला। अब उरारी प्रथा क्या है, माना अगर कोई महिला अगर तलाक लेना चाह रही है तो यहाँ पर तलाक के लिए जो प्रथा प्रचलित है, यहाँ पर पहली चीज़ तो ध्यान रखना महिलाओं को भी तलाक का अधिकार प्राप्त है। तो तलाक से संबंधित जो प्रथा है उस प्रथा को क्या कहते हैं, उरारी प्रथा। उरारी प्रथा। अगली चीज़ यहाँ पर देखें थारू जनजाति में यहाँ पर विधवा विवाह भी प्रचलित है। मानो कोई महिला विधवा हो जाती है तो उसके भी विवाह की परंपरा मौजूद है यहाँ। तो इस दौरान क्या होगा, एक प्रकार का भोज कराया जाता है लड़की के पिता के द्वारा। उस भोज को कहते हैं लठ भरवा भोज। लठ भरवा भोज। विधवा महिला के विवाह के समय उसके पिता के द्वारा एक भोज कराया जाता है, उस भोज को कहते हैं लठ भरवा भोज। तो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है जो चीज़ मैं बता रहा हूँ। अब देखते हैं इनके प्रमुख भोजन। तो भोजन है इनका चावल और मछली, और उसके बाद ये स्वयं निर्मित एक शराब का प्रयोग करते हैं। तो उस शराब का नाम है जाड़। उस शराब का नाम क्या है, जाड़। तो ध्यान रखेंगे थारू लोग स्वयं द्वारा निर्मित शराब का प्रयोग करते हैं जिसका नाम क्या है, जाड़ है। तो सारी चीज़ें आपने ध्यान रखना है। वन में जब ये शिकार खेलने जाते हैं तो उस प्रथा को कहते हैं या उस काम को कहते हैं खाबर। क्या कहते हैं, खाबर। तो सभी लोग बहुत ध्यान से देखेंगे, अपने नोट्स जरूर बनाएंगे। जो सीरियस होकर पढ़ रहा होगा वो नोट्स जरूर बनाएगा और इन कक्षाओं का जरूर फायदा उठाएगा। लॉकडाउन में खाली ना बैठे, ध्यान से पढ़ें। अब इनकी देखते हैं धार्मिक परंपराएं। अब धार्मिक परंपराएं क्या क्या हैं, इनके जो इष्ट देवता हैं वो खड़ग भूत हैं, खड़ग भूत व पछावन देव हैं, खड़ग भूत व पछावन देव हैं। अब ये लोग करते हैं हरिया पूजा। अब हरिया पूजा क्यों करते हैं, हरिया पूजा करते हैं धान बुआई के समय। थारू जनजाति के द्वारा धान बुआई के समय की जाने वाली पूजा को क्या कहते हैं, तो हरिया पूजा कहते हैं। क्या कहते हैं, हरिया पूजा कहते हैं। अब चेचक रोग को दूर करने के लिए भी एक पूजा करते हैं जिसको कहते हैं शीतला देवी की पूजा। शीतला देवी की पूजा क्यों करते हैं, चेचक रोग को दूर करने के लिए। अगली अगली पूजा जो ये करते हैं थारू जनजाति में उसका नाम है बाघेश्वरी देवी की पूजा। अब इसको क्यों किया जाता है, शिकार की देवी के रूप में इनको पूजा जाता है। अभी हमने देखा था ना जब ये वन में शिकार करने जाते हैं तो उस प्रथा को कहते हैं खाबर प्रथा। तो उससे पहले ये हमारी देवी बागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं। बागेश्वरी देवी की पूजा करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला है देखो धान बुआई के समय ये करते हैं हरिया पूजा। और फसल की रक्षा के लिए थारू जनजाति में जो पूजा प्रचलित है उसको कहते हैं जगमथिया देवी की पूजा। जगमतिया मथिया जगमैया या जगमथिया देवी की पूजा करते हैं, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला देखेंगे पशुओं की रक्षा के लिए भी यहाँ एक पूजा प्रचलित है जिसको कहते हैं ढोर चांदी देवी की पूजा। पशुओं की रक्षा के लिए थारू जनजाति में एक पूजा प्रचलित है जिसे कहते हैं ढोर चांदी देवी की पूजा। और एक और पूजा प्रचलित है यही हमारे थारू जनजाति में, नगरियाई देवी की पूजा। नगरियाई देवी की पूजा। एक बार ये पूजा वाला देख ले रहे हैं, थोड़ा कन्फ्यूजन न हो आपको। देखें अगर जो हरिया पूजाएं करते हैं धान की बुआई के समय, शीतला देवी की पूजा करते हैं चेचक रोग दूर करने के लिए, बाघेश्वरी देवी की पूजा करते हैं शिकार की देवी। देखो इसको ऐसे लगना, बाघ जंगल में बाघ होते हैं तो उसी से याद रखो। बाघेश्वरी देवी की पूजा करते हैं शिकार की देवी के रूप में, जगमथिया देवी की पूजा करते हैं फसल की रक्षा के लिए, और ढोर चांदी देवी की पूजा करते हैं पशुओं की रक्षा के लिए। और एक और पूजा यहाँ प्रचलित है जिसका नाम है नगरियाई देवी की पूजा। तो सारी पूजाएं आपने याद रखनी है, सारी प्रथाएं आपने याद रखनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनजाति है हमारे लिए। अब देखते हैं यहाँ के प्रमुख त्योहार। तो प्रमुख त्योहार अगर देखें, प्रमुख त्योहार में बैसाख माह में एक, जैसे हमने जौनसारियों में देखा था, बिस्सू मनाते हैं, 4 दिन के लिए मनाते हैं बिस्सू। और उसके दौरान चावल के पापड़ भी खाते हैं जौनसारी वाले, जौनसारी जनजाति के लोग। तो उस पापड़ का नाम क्या है वो आपने बताना है कमेंट बॉक्स में।
तो बैसाख माह में थारू जनजाति में एक त्यौहार मनाया जाता है जिसको कहते हैं बजहर। बजहर दीपावली को इस जनजाति में, थारू जनजाति में, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं। अगला है होली के दौरान ये उजली होली या बैठकी होली खेलते हैं। होली को यहाँ पर हमारी थारू जनजाति में उजली होली या बैठकी होली के रूप में मनाया जाता है। उसके बाद अगर देखें, होली के दौरान इनके द्वारा एक नृत्य किया जाता है जिसको खिचड़ी नृत्य भी कहते हैं। खिचड़ी नृत्य भी कहते हैं। जौनसारी जनजाति, अगर आपको याद होगा, जनजाति का जब हमने पहला भाग पढ़ा था तो उसमें हमने देखा था दीपावली के दौरान पुरुष पत्तेबाजी नृत्य करते हैं या भाईलून नृत्य भी किया जाता है जौनसारियों में। तो होली के दौरान थारू जनजाति में एक नृत्य प्रचलित है, उसे कहते हैं खिचड़ी नृत्य। क्या कहते हैं? खिचड़ी नृत्य। तो आप लोगों ने ध्यान देना है। अब देखें यहाँ की इस जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था। तो यहाँ बिरादरी पंचायत की व्यवस्था है जिसका जो प्रमुख होता है, बिरादरी पंचायत के प्रमुख को थारू जनजाति में चौधरी या महतो कहते हैं। इसके अधीन 3 अधिकारी और होते हैं जिनका नाम है बड़ढेर, भले मानस और चौकीदार। पंचायतों के स्थान पर थारू जनजाति में बिरादरी पंचायत होती है जिसका प्रमुख होता है चौधरी या महतो। उसके अधीन 3 अधिकारी होते हैं, उनके नाम मैं आपको बता चुका हूँ। तो यहाँ पर हमारी थारू जनजाति के बारे में जितने महत्वपूर्ण पॉइंट थे हम सारे समाप्त कर चुके हैं। इसके अलावा कोई फैक्ट अगर बचता है, एक दिन हम इसका टेस्ट लगाएंगे। जिस दिन टेस्ट लगाना होगा मैं आपको बता दूंगा। जिस दिन टेस्ट लगाएंगे उस दिन बचे हुए जनजातियों से रिलेटेड सभी फैक्ट मैं आपको बता दूंगा। तो आपने चिंता नहीं करनी है। जो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ उनको ध्यान से सुनना है, जो एक्स्ट्रा फैक्ट बता रहे हैं उनको लिखना है, और जो सवाल मैं पूछ रहा हूँ उनके आंसर भी देने हैं। पढ़ाई करनी है तो पूरे ध्यान के साथ करनी है। अब देखते हैं हम 5वीं जनजाति, अंतिम जनजाति बोक्सा जनजाति। इनका जो प्रमुख निवास स्थान है जहाँ ये रहते हैं वो है बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल। बाजपुर, काशीपुर और नैनीताल। अब एक क्षेत्र इनका बुक्साड़ क्षेत्र भी है। तो नैनीताल और देहरादून वाला जो क्षेत्र है, नैनीताल और उधमसिंह नगर वाला क्षेत्र है, उसको बुक्साड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। बुक्साड़ क्षेत्र भी कहा जाता है। तो आपने ध्यान रखना है, नैनीताल और काशीपुर वाला जो क्षेत्र है उसको बुक्साड़ क्षेत्र कहा जाता है। और एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस बुक्साड़ क्षेत्र का उल्लेख अबुल फजल की किताब है, अबुल फजल की एक पुस्तक है आईने अकबरी, आईने अकबरी, उस पुस्तक में भी बुक्साड़ क्षेत्र का उल्लेख है। तो आप ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट था ये। अंग्रेज अधिकारी, अब देखिए इन्हीं के बारे में, बॉक्साओं के बारे में कुछ अन्य फैक्ट। अंग्रेज अधिकारी इलियट के अनुसार, ध्यान रखेंगे इलियट के अनुसार, सर्वप्रथम इस जनजाति के लोग बनबसा में बसे थे। बनबसा में बसे थे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब कुछ व्यक्ति जैसे कोटद्वार में भी पाए जाते हैं, यहाँ के विकासनगर और सहसपुर में भी पाए जाते हैं। तो आपने ये बताना है जो विकासनगर और सहसपुर जगह है ये कहाँ स्थित है। कोटद्वार तो हमारा पौड़ी में है जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ। तो विकासनगर और सहसपुर हमारे उत्तराखंड के किस जिले के अंतर्गत आते हैं आपने बताना है कमेंट बॉक्स में। देहरादून में बोक्सा वाले बोक्साओं को महर बोक्सा कहते हैं, महर बोक्सा, ध्यान रखेंगे। और ये जो बोक्सा जनजाति है यहाँ के व्यक्ति स्वयं को पवार राजपूत भी मानते हैं। क्या मानते हैं? पवार राजपूत मानते हैं। अभी हमने देखा था, ध्यान होगा आपको, महाराणा प्रताप के वंशज मानते थे थारू स्वयं को, या किरात वंश का मानते थे। तो बोक्सा जनजाति के लोग स्वयं को पवार वंशी मानते हैं। तो ध्यान रखेंगे, पवार राजपूत मानते हैं। अब यहाँ की प्रमुख जो भाषाएं हैं उनके बारे में देखते हैं, वो है भाबरी, रच भैंसी या कुमैया। भाबरी, रच भैंसी या कुमैया। और यहाँ पर 5 गोत्र या उपजातियां प्रचलित हैं। जैसे हमने देखा था थारू में गोत्र को कुरी कहते थे, तो यहाँ पर भी गोत्र या उपजातियां हैं जिनके नाम है 5 गोत्र: यजुवंशी, यदुवंशी, राजवंशी, पवार, पतराजा व तनवार। सिंपल सा पूछ देगा, निम्न में से बोक्सा जनजाति का गोत्र कौन सा है या कौन सा नहीं है। तो आपने ये ध्यान रखना है। हमने सारे फैक्ट परीक्षा वाणी से लिए हैं, कुछ अन्य किताबों का भी सहारा लिया है, लेकिन मेन फोकस हमारा परीक्षा वाणी पर है अभी। तो परीक्षा वाणी का एक एक फैक्ट यहाँ पर कवर किया जा रहा है। तो आपने क्या करना है, आपको अगर ये लेक्चर पसंद आते हैं इसको लाइक भी करना है, शेयर करना है, और उन लोगों तक ज़रूर पहुँचाना है जिनको इनकी आवश्यकता है। आपकी नज़र में जिन तक ये पहुँचना चाहिए। अब देखें, इसी समाज में जो हमारा बोक्सा जनजाति है यहाँ पर पितृ सत्तात्मक समाज पाया जाता है, लेकिन
पुत्रियों को संपत्ति में अधिकार प्राप्त है। यानी संपत्ति का अगर बंटवारा होता है किसी परिवार में, वहाँ पर पुत्रियों को भी संपत्ति का अधिकार दिया जाएगा। कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी जनजाति में हमने ये फैक्ट नहीं पढ़ा था। तो बोक्सा में पुत्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त हैं। अब देखें इनकी धार्मिक व्यवस्था। तो धार्मिक व्यवस्था में अगर देखें, इनकी जो सबसे बड़ी देवी हैं वो चामुंडा देवी हैं, जिनका निवास स्थान है काशीपुर। साकरिया देवता की भी यहाँ पूजा की जाती है, जो कि इनके हैं ग्राम देवता। साकरिया देवता बोक्सा जनजाति के ग्राम देवता है। अब अगर देखें इनकी ग्राम देवी कौन है, तो बोक्सा जनजाति की ग्राम देवी हैं खेड़ी देवी। खेड़ी देवी बोक्सा जनजाति की ग्राम देवी हैं। अब यहाँ पर ये गलत लिख दिया है, ये हुल्का देवी हैं। हुल्का देवी व ज्वाल्पा देवी की पूजा भी यहाँ पर प्रचलित है। बोक्सा जनजाति में हुल्का देवी व ज्वाल्पा देवी की पूजा भी प्रचलित है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट आता है, ये पूछ सकते हैं, तंत्र मंत्र भी इस जनजाति में बहुत ज़्यादा प्रचलित है, और तंत्र मंत्र करने वाले व्यक्ति को तांत्रिक या भरारे कहा जाता है। भरारे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, तंत्र मंत्र की जनजाति में ज़्यादा फेमस है, ये हमारी बोक्सा जनजाति में है, और इनमें जो तांत्रिक व्यक्ति है उसको भरारे कहा जाता है। अब यहाँ के प्रमुख अगर हम त्यौहार देखें तो प्रमुख त्यौहार है चैती, होंगड़, ढलिया, गोटरे, मोरो। फिर से रिपीट करता हूँ, चैती, होंगड़, ढलिया, गोटरे और मोरो, ये सारे जो पर्व या त्यौहार हैं हमारे बोक्सा जनजाति में प्रचलित है। अब यहाँ की अगर राजनीतिक व्यवस्था अगर देखें, इस जनजाति की राजनीतिक व्यवस्था देखें तो इस जनजाति में भी बिरादरी पंचायत की व्यवस्था है, जिसके 5 सदस्य होते हैं, और इस बिरादरी पंचायत का सबसे बड़ा अधिकारी होता है तख्त। थारू में भी बिरादरी पंचायत था, लेकिन वहाँ का जो सबसे प्रमुख व्यक्ति था वो चौधरी या महतो था। तो इस जनजाति में सबसे बड़ा अधिकारी या सबसे बड़ा व्यक्ति है तख्त। इसके अधीन एक मुंसिफ होता है, एक दरोगा होता है और 2 सिपाही होते हैं। मतलब ये इनका वंशानुगत चला हुआ आ रहा है, इनकी अपनी ही प्रकार की एक पंचायत है, ध्यान रखेंगे। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट, वर्तमान समय में बिरादरी पंचायत के स्थान पर कुमाऊं वाले क्षेत्र में बोक्सा परिषद का गठन किया गया है। बोक्सा परिषद का गठन किया गया है, ये ध्यान रखेंगे, कुमाऊं वाले क्षेत्र में किया गया है इसका गठन। और गांव को इस जनजाति में मझरा कहा जाता है, मंझरा। इस जनजाति में गांव को मंझरा कहा जाता है। इसी के साथ हमारी जनजाति वाला चैप्टर समाप्त होता है, और 11वां चैप्टर हम पहले ही समाप्त कर चुके हैं, 12वां हमारा समाप्त हो चुका है। इसके तुरंत बाद हम अगला चैप्टर 13वां चैप्टर देखेंगे कल से, और प्रमुख किताबें और प्रमुख व्यक्तियों वाली सीरीज को भी आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले हम 10 किताबें और 10 व्यक्तियों के उपनाम देख चुके हैं। आपने डेली की वीडियो देखनी है, डेली इनको कवर करना है, और डेली 5-5 किताबें करके पढ़ेंगे तो याद करना काफ़ी आसान होगा, तो इनसे चीज़ें थोड़ी सरल हो जाएंगी। अब देखते हैं प्रमुख पुस्तकें, 5 प्रमुख पुस्तकें। तो सबसे पहली किताब है हिमालयन ट्रेवल्स। तो इस पुस्तक के राइटर हैं जोध सिंह नेगी। अगली पुस्तक है हिमालयन फोकलोर, जिसके राइटर हैं तारादत्त गैरोला और ई शर्मन ओकले। तारादत्त गैरोला और ई शर्मन ओकले। अगली किताब आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट, हिमालय परिचय भाग 1 गढ़वाल। ये पब्लिश हुई 1953 में। तो इसके राइटर हैं राहुल सांकृत्यायन। अगली किताब है हिमालय परिचय भाग 2 कुमाऊं 1959। इसके लेखक भी राहुल सांकृत्यायन है। तो हिमालय परिचय भाग 1 गढ़वाल के बारे में है, हिमालय परिचय भाग 2 कुमाऊं के बारे में है। हिमालय परिचय भाग 1 1953 में प्रकाशित हुआ, हिमालय परिचय भाग 2 1959 में प्रकाशित हुआ, और दोनों पुस्तकों के राइटर है राहुल सांकृत्यायन। तो आपके लिए एक अतिरिक्त सवाल है, राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम बताना है आपने। राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम बताइए, कमेंट बॉक्स में आपने बताना है क्लास के बाद। अगली किताब है गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, इस पुस्तक के राइटर हैं पातीराम जी। गढ़वाल एंशियंट एंड मॉडर्न, इस पुस्तक के राइटर हैं पाती राम जी। तो ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब देखते हैं 5 प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। 5 प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम। तो सबसे पहला उपनाम है उत्तराखंड का वेद व्यास।
तो उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल जी को। उत्तराखंड का वेद व्यास कहा जाता है यशोधर मठपाल जी को। तो आपके लिए सवाल है, वेद व्यास जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? वेद व्यास जी ने कौन सी पुस्तक लिखी थी आपने बताना है। किसी भी एक किताब का नाम बता दें आप। अगले व्यक्ति हैं, गढ़वाल का जनरल डायर किसे कहा जाता है, यानी किन का उपनाम है? चक्रधर जुयाल को। चक्रधर जुयाल का नाम है गढ़वाल का जनरल डायर। अगला देखें, फैयाज अहमद अंसारी का उपनाम है स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया। स्ट्रॉन्ग मैन ऑफ इंडिया, ये किसका उपनाम है? ये उपनाम है फैयाज अहमद अंसारी का। आगे देखें, चाइना वॉल कहा जाता है। चाइना वॉल उपनाम है राम बहादुर छेत्री जी का। राम बहादुर छेत्री जी का। और अंतिम उपनाम हम देखते हैं गोल्डन बॉय। तो गोल्डन बॉय उपनाम है जसपाल राणा जी का। गोल्डन बॉय उपनाम है जसपाल राणा जी का। तो टोटल हम देख चुके हैं 15 किताबें, 15 उपनाम, और 2 किताबें हमारी 2 चैप्टर हमारे समाप्त हो चुके हैं परीक्षा वाणी के, चैप्टर नंबर 11 और चैप्टर नंबर 12। तो कल हम देखेंगे चैप्टर नंबर 13, वो कंप्लीट करेंगे हम। तो आप लोगों ने लगातार वीडियो देखने हैं, घर पर रहना है, स्वस्थ रहें, हमारे वीडियो लगातार देखते रहें। पसंद आए तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल का नाम है उत्तराखंड ज्ञानविद जीवन। हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।